हेलो एंड वेलकम टू कॉम्पिटोलॉजी एकेडमी। कॉम्पिटोलॉजी एकेडमी में आपका स्वागत है। ये हजारीबाग में एक प्रीमियम इंस्टीट्यूट है यूपीएससी सिविल सर्विसेज की तैयारी के लिए, आईएएस एग्ज़ाम्स के लिए। तो जो लोग भी आईएएस की तैयारी करना चाहते हैं वो हमसे आकर जुड़ सकते हैं, हमसे आकर मिल सकते हैं। और यहाँ पर आज हम लोग ये चीज़ डिस्कस करने वाले हैं कि यूपीएससी की तैयारी करने की शुरुआत कहाँ से की जाए, किस तरह से उसे अप्रोच किया जाए और क्या क्या उसमें रिक्वायरमेंट्स हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स की ये ही चीज़ क्लियर नहीं होती है कि उन्हें यूपीएससी की तैयारी करनी है या नहीं करनी है। करनी है तो क्यों करनी है, कहाँ से इंस्पिरेशन मिली, किस तरह से वो शुरुआत हुई कि जिसके कारण वो सिविल सर्विसेज की तैयारी करना चाहते। तो ये चीज़ें बहुत क्लियर होनी चाहिए, क्लियर अप्रोच होना चाहिए और समझदारी के साथ आगे बढ़ेंगे सही स्ट्रैटेजी के साथ तो डेफिनेटली सिविल सर्विसेज की तैयारी की जा सकती है और उसे क्रैक किया जा सकता है आसानी से। देखिए यहाँ पर क्या होता है कि हर साल लगभग 10 लाख स्टूडेंट देते हैं यूपीएससी सिविल सर्विसेज की एग्ज़ाम के लिए एप्लीकेशन। लेकिन यहाँ पर होता क्या है कि बनते हैं 800 से 900 स्टूडेंट्स ही जिनका की नाम फाइनल लिस्ट में आ पाता है। तो क्यों ऐसा होता है? एस्पिरेशंस बहुत लोगों की हाई है, बहुत लोग सिविल सर्वेंट बनना चाहते हैं, आईएएस बनना चाहते हैं, आईपीएस बनना चाहते हैं, आईएफएस बनना चाहते हैं। लेकिन 10 लाख लोगों में से ऐसे 800 से 900 ऑड स्टूडेंट्स होते हैं, एस्पिरेंट्स होते हैं, अभ्यर्थी होते हैं जो कि क्लियर कर पाते हैं। तो इसके पीछे का कारण क्या है? यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ये एक ऐसा प्रोसेस है जो कि बहुत लंबा चलता है, ठीक है। और वहाँ पर इस लंबी लड़ाई को लड़ने के लिए, इतनी लंबी समय तक प्रिपरेशन करते रहने के लिए बहुत ज़्यादा डेडिकेशन, मेहनत, इंस्पिरेशन, सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है। और यहीं पर से शुरुआत होती है कि आपकी पहली कंडीशनिंग कैसी होनी चाहिए सिविल सर्विसेज की तैयारी के लिए। अब देखिए, सबसे पहले जब आप सिविल सर्विसेज की तैयारी करने जा रहे हैं तो सबसे पहले यहाँ पर रिक्वायरमेंट है कि प्रिपेयर योरसेल्फ, अपने आप को तैयार करें, ठीक है। प्रिपेयर योरसेल्फ, ऐसा नहीं है कि सिविल सर्विसेज की तैयारी कहीं से भी शुरू कर दी जा सकती है, किसी तरह से भी की जा सकती है। यहाँ पर आपको फिजिकली, मेंटली, हर तरह से, इमोशनली भी एकदम तैयार रहना पड़ेगा। और ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखनी पड़ेगी कि ये एक सर्टेन पाथ नहीं है। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि जो भी तैयारी करेंगे सभी के एग्ज़ाम क्लियर हो ही जाएंगे, सारे लोगों का नाम लिस्ट में आ ही जाएगा। यहाँ पर ये अनसर्टिनिटी हमेशा बनी रहती है कि आप प्रिपेयर कर रहे हो, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि पूरे 6 के 6 अटेम्प्ट देने के बाद भी आपका नाम लिस्ट में न आ पाए। तो यहाँ पर सबसे पहले इमोशनली आपको तैयार रहना है। इमोशनल क्वोशंट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, चाहे वो आप सर्विसेज में हो, चाहे वो आप जनरल लाइफ की बात कर ले, तो इमोशनली स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी होता है। और यहाँ पर भी उस चीज़ की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। फिजिकली भी आपको एकदम फिट रहना है, फिजिकली मजबूत रहना है, तभी जाकर आप इस एग्ज़ाम को क्रैक कर पाएंगे। यहाँ पर ऐसी भी परिस्थिति आएगी कि जब आप डेली 18-18 घंटे, 16-16 घंटे लाइब्रेरी में बैठे हुए हैं, अपने स्टडी टेबल पर बैठे हुए हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो उस चीज़ के लिए आपका फिजिकल फिटनेस भी बहुत ज़रूरी है। मेंटली भी आपको स्ट्रांग होना पड़ेगा, क्योंकि जब आपके ऊपर दबाव बढ़ेगा, जब किताबों का ढेर लगेगा, जब नोट्स की ढेर लगेगी, पता चलेगा कि सुबह आप जनरल स्टडीज़ की टेस्ट लिख रहे हैं, दोपहर में आप ऑप्शनल की टेस्ट लिख रहे हैं, तब तक शाम को पता चला कि आपने एसए की भी टेस्ट लिखनी है। तो उस परिस्थिति में आपको मेंटली प्रिपेयर रहना पड़ेगा कि आप इतना प्रेशर हैंडल कर सकें। देखिए, हर एक पेपर यहाँ पर 3 घंटे का होता है। और अगर यूपीएससी सिविल सर्विसेज मेंस एग्ज़ाम की बात करें तो यहाँ पर डेली क्या होता है, सुबह एक पेपर होगा, आफ्टरनून में एक पेपर होगा। तो यहाँ पर
उस चीज के लिए आपको शुरू से ही कंडीशनिंग करनी पड़ेगी, मेंटल और फिजिकल प्रिपरेशन, फिटनेस, सारा कुछ उसी समय आपको शुरुआत से ही तैयार रखना पड़ेगा, तभी जाकर आप इसमें सक्सेसफुल हो पाएंगे। दूसरी चीज क्या होती है कि लोग दूसरों के कहने पर तैयारी शुरू कर देते हैं। तो सबसे पहले आप ये चीज एनालाइज कीजिए कि आपको इंस्पिरेशन कहाँ से मिला। ठीक है, आप क्यों सिविल सर्विसेज की तैयारी करना चाहते हैं, आप किस चीज से इंस्पायर्ड हैं। अब तो देखिए, पहले क्या होता था कि लोग लाल बत्ती की गाड़ी के लिए तैयारी करते थे कि भाई लाल बत्ती की गाड़ी मिलेगी, एक अलग रुतबा रहेगा, एक अलग पहचान रहेगी। परिस्थिति ये होती थी कि लाल बत्ती की गाड़ी दूर से ही पहचान में आ जाती थी, चाहे वो किसी भी कंपनी की हो। देखिए, होता ये है कि गाड़ी के दीवाने बहुत कम होते हैं। तो अगर आप एक BMW या ऑडी में जा रहे हैं तो हो सकता है 10 में से 2 लोग ही मुड़कर देखेंगे, वो भी आपको नहीं, आपकी गाड़ी को देखेंगे। आपकी गाड़ी को देखकर कहेंगे वाह क्या गाड़ी है। इट डजेंट मैटर कि अंदर कौन बैठा हुआ है, किस लेवल का आदमी, उनसे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर एक लाल बत्ती लगी रहे, एक सस्ती सी गाड़ी में भी, एक अल्टो में भी, एक एम्बेसडर में भी रहती थी, तो लोग मुड़कर देखते थे कि कौन अधिकारी जा रहा है, अंदर कौन है। गाड़ी से उन्हें कोई मतलब नहीं होता था, और उस गाड़ी को 10 में से 9 लोग नोटिस करते थे। लेकिन अब वो भी चीज नहीं रह गई है। वो भी एक इंस्पिरेशन का कारण हुआ करता था कि लोग तैयारी क्यों कर रहे हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे लोग होते हैं कि इतनी पावर मिलेगी, इतना कुछ बदल सकते हैं, पब्लिक को अपलिफ्ट करेंगे, पब्लिक वेलफेयर के लिए काम करेंगे, देश के लिए काम करेंगे। बहुत सारे मोटिव होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसके कारण लोग तैयारी करना चाहते हैं। बहुत सारे ऐसे भी लोग होते हैं जिन्हें कि चैलेंजेस एक्सेप्ट करने में, चुनौतियों को एक्सेप्ट करने में मज़ा आता है, तो वो एज अ चैलेंज लेते हैं सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन को, और सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन में कूद पड़ते हैं कि हमें भी तैयारी करनी है एंड आई विल क्रैक इट। और ऐसे लोगों का डेडिकेशन ज़्यादा रहता है जो चैलेंजेस के तौर पर लेकर इस एग्ज़ाम को आते हैं। और उसके बाद यहाँ पर ऐसे भी लोगों की इंस्पिरेशन हाई होती है जो कि शुरुआत से ही, फ्रॉम द बिगनिंग, इस चीज़ के लिए ही मोटिवेटेड रहते हैं कि नहीं, मुझे बनना तो सिविल सर्वेंट ही है। और ऐसे लोगों की जनरली प्रवृत्ति ऐसी होती है कि वो 8-9th क्लास तक उनका विज़न क्लियर हो जाता है, उनकी सोच इसी डायरेक्शन में चलती है कि हमें सिविल सर्विसेज ही क्रैक करना है, हमें सिविल सर्वेंट ही बनना है। और यहाँ पर ऐसे लोगों का भी मोटिवेशन लेवल हाई होता है। तो यहाँ पर अपने आप को मोटिवेटेड रखने के लिए ऐसी चीज़ों पर ध्यान देना जरूरी है। ऐसा नहीं हो कि घर वालों ने धक्के मारकर भेज दिया कि भाई जाइए सिविल सर्विसेज की तैयारी कीजिए, आपने सिविल सर्विसेज बनना है, सिविल सर्विसेज क्रैक करना है। तो यहाँ पर उनके दबाव में बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स मुझे भी मिलते हैं कि जो घर वालों के प्रेशर में आ गए हैं तैयारी करने, जबकि उनका इंटरेस्ट जा रहा है कहीं और। वो लोग चाहते थे पेंटर बनना, वो लोग चाहते थे राइटर बनना, और बनाया जा रहा है उन्हें सिविल सर्वेंट, तैयारी उसकी करवाई जा रही है। तो ऐसी परिस्थिति में ऐसे लोगों से एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो सकता है, उनकी परफॉर्मेंस उस लेवल की आएगी नहीं, क्योंकि उनके पीछे मोटिवेशन ही नहीं है उस लेवल का, उनकी मनोदशा ऐसी नहीं है कि वो इस चीज़ की तैयारी कर सकें। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज होती है कि सबसे पहली चीज, दूसरों के कहने पर सिविल सर्विसेज की तैयारी नहीं करनी चाहिए। और इनफैक्ट सिविल सर्विसेज की तैयारी की बात मैं नहीं कहूँगा, मैं इन जनरल कहूँगा कि कोई भी काम करना है अगर, तो उसमें अपना 100% एफर्ट तभी आदमी लगाता है जब वो उसकी खुद की चॉइस हो, उसका खुद का सिलेक्शन हो कि मुझे करियर में यही चीज़ चाहिए, मुझे जीवन में यही करना है। अब अगर हम लोग बात करें कि सचिन तेंदुलकर, ठीक है, सचिन तेंदुलकर को कहा जाता कि न आप बुक राइटर बन जाओ, उनके पिता अध्यापक थे, वो उनको जबरदस्ती कहते कि ना भाई क्रिकेट तो खेलना नहीं है। और उस समय, आज के डेट में क्रिकेट में जैसी करियर बनती है, जितने लोग सक्सेसफुल होते हैं, वो उस दौर में था भी नहीं। ठीक है, जिस दौर में सचिन तेंदुलकर क्रिकेटर बने,
उस समय वो एज अ लग्जरी हुआ करती थी, ठीक है, एज अ चॉइस नहीं हुआ करती थी, वो लग्जरी होती थी। बहुत कम लोग ऐसा कर पाते थे कि उसको खेलते थे, क्रिकेट में अपना जीवन बिता देते थे, क्योंकि उनके इनकम के सोर्सेस और भी बहुत हुआ करते थे, उनके पास और भी बहुत सारे करियर ऑप्शंस रहते थे। लेकिन अब के दौर में ऐसा है कि क्रिकेट भी चूज किया जा सकता है। बहुत सारे लोगों को अब मिडिल क्लास फैमिली में भी अलाउ कर दिया जाता है कि ठीक है, जाइए क्रिकेटर बनना है बनिए, कुछ नहीं तो आईपीएल और रणजी तो खेल ही लेंगे। ऐसी सोच की स्थिति बनी है हाल फिलहाल में, लेकिन इनके ज़माने में ऐसा नहीं था। और ऐसी परिस्थिति में अगर सचिन तेंदुलकर को कहा जाता कि आपको क्रिकेटर नहीं बनना है, आपने पढ़ाई करनी है, आपने राइटर बनना है, आपने इंजीनियर बनना है, वॉट एवर इट इज, तो क्या वो बेटर परफॉर्म कर पाते? नहीं कर पाते। लेकिन वो आज के डेट में क्रिकेट के भगवान हैं, ठीक है, गॉड ऑफ क्रिकेट। क्यों है? क्योंकि वो उनका अपना चॉइस था, उसमें उन्हें इंटरेस्ट था, उन्होंने उसमें अपना 100% दिया। इसीलिए सेम चीज होती है सिविल सर्विसेज के साथ भी। अगर आप सिविल सर्विसेज की तैयारी करना चाहते हैं तो एक चीज का ध्यान हमेशा रखना है आपको, कि आपको इंस्पिरेशन अपने खुद के अंदर से आनी चाहिए कि आप बनना क्यों चाहते हैं। फिल्मों को देखकर तो नहीं आ रहे हैं कि सिंघम को देखा भाई गाड़ियां उड़ा रहे हैं, हम भी आईपीएस बनेंगे, हम भी गाड़ियां उड़ाएंगे। तो ऐसा भी नहीं होता है। फिल्मों से लिया हुआ इंस्पिरेशन बहुत कम दिनों तक चलता है, ठीक है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि यहाँ पर एक स्टूडेंट को मैंने ऐसा भी देखा कि जिसकी इंटरेस्ट है कंप्यूटर साइंस में, ठीक है, और उसने इंजीनियरिंग कर ली किस चीज़ से? तो ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग से। क्योंकि टार्जन द वंडर कार देख ली थी पिक्चर, और सोचा कि भाई हम भी ऐसी ही गाड़ी डिज़ाइन करेंगे, ऐसी ही गाड़ियाँ बनाएंगे। भाई साहब की इंजीनियरिंग निकलने में इतनी टाइम लग गई कि उनकी डिग्री बर्बाद हो गई, और इसी के कारण वो आज के डेट में कहीं के नहीं रह गए हैं, जबकि उनका इंटरेस्ट क्लियरली कंप्यूटरों में था। और वो जब इंजीनियरिंग ऑटोमोबाइल से कर रहा था तब भी उनकी जो प्रोफिशिएंसी थी वो कंप्यूटरों में ज़्यादा थी। उस समय भी वो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के बच्चों से ज़्यादा जानकारी रखता था कंप्यूटर के बारे में। तो अपनी इंटरेस्ट को पहचानना पड़ेगा। सबसे पहले आपको ये चीज़ देखना पड़ेगा कि आपकी इंटरेस्ट क्या है। आप सही में सिविल सर्विसेज बनना चाहते हो या किसी की देखा देखी कि चलो चार दोस्त जा रहे हैं तो हम भी कर लेते हैं, या ऐसे चीज़ों में नहीं पड़ना है। आप ये पहचानिए कि आपका अपना इंटरेस्ट किस चीज़ में है। भेड़ चाल में बिल्कुल नहीं चलना है, क्योंकि देखिए यहाँ पे जो 800 से 900 लोग रहते हैं ना, ये भेड़ चाल वाले लोग नहीं है। दे आर द इलीट्स, दे आर द क्रीम ऑफ क्रीम, सबसे उच्च कोटि के व्यक्तित्व वाले लोग हैं ये, क्योंकि इन्होंने इस चीज को साबित किया है। 10 लाख लोगों से लड़ाई लड़कर ये यहाँ तक पहुंचे हैं। और ऐसे लोगों के साथ compete करने के लिए आपको भेड़ चाल वाली नीति नहीं अपनानी है, सकेंगे ही नहीं आप, इनके टक्कर में आ ही नहीं सकते हैं भेड़ चाल वाले लोग। यहाँ पर चाहिए कि अपनी खुद की स्ट्रेटेजी, आपको खुद क्या सूट करता है ये चीज़ें ध्यान देना पड़ेगा। आपको इवन ये भी नहीं करना है कि ये जो क्लियर किए हुए बच्चे हैं ना, जो क्लियर किए हुए एस्पिरेंट्स हैं, इनके नोट्स उठा के बहुत सारे लोग पढ़ना चालू कर देते हैं। वो क्या करते थे, अपने जीवन में उस चीज़ को, अपने प्रिपरेशन के दौर में उस चीज़ को इमिटेट करना चालू कर देते हैं, उनकी नकल करना चालू कर देते हैं। वो उनके लिए सही था, वो उन्हें सूट करता था, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि दूसरों को जो सूट करता है वही आपको भी सूट करेगा और वही चीज़ आपको भी सक्सेस दिलवा देगी। एक एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग कि ऐसा तो नहीं है इंडिया में आईआईटी खड़गपुर से पास आउट होने वाले सिर्फ सुंदर पिचाई थे, या इंडिया में आईआईएम की कोई कमी है। इंडिया में हर साल आईआईएम से बहुत सारे स्टूडेंट्स एमबीए करके निकलते हैं। तो क्या सब किसी न किसी एमएनसी के सीईओ हैं, एमडी हैं? ये सब चीज़ें तो है नहीं। तो यहाँ पर यही चीज़ होती है कि किसने अपने स्ट्रेंथ को पहचाना, अपने इंटरेस्ट को पहचाना, अपने चॉइसेस को सही सेलेक्ट किया और उसके हिसाब से वो आगे बढ़े, तब जाकर वो आज के तारीख में सक्सेसफुल है। अदरवाइज
ऐसे सक्सेस नहीं मिलती है। सक्सेस के लिए आपको सबसे पहली बात है अपनी इंस्पिरेशंस को सही से पहचानना है, अपने स्ट्रेंथ को सही से पहचानना है, दूसरों की देखा देखी भेड़ चाल में बिल्कुल नहीं चलना, और फिल्मी दुनिया के हिसाब से तो बिल्कुल नहीं चलना है। फिल्मों को देखकर बहुत सारे लोगों को मैंने बर्बाद होते हुए देखा है। जा रहे थे किसी और डायरेक्शन में, फिल्म में देखा नहीं कि भाई ये तो बहुत बड़ा वकील है, ये तो बहुत बड़ा आईपीएस, बहुत ही कड़क अधिकारी है, बहुत सही डिसीजंस लेता है, पब्लिक वेलफेयर के लिए काम कर रहा है, मुझे भी ऐसा करना है, और चल पड़े, जबकि वो आपकी स्ट्रेंथ नहीं है, आप वो चीज़ कर ही नहीं सकते हो। तो ऐसी परिस्थितियों से बचना है। ऐसे परिस्थितियों में आकर अगर आप सिविल सर्विसेज की तैयारी करना चाहते हैं तो ना करें, बेहतर है। ठीक है। उसके बाद, और ऐसा नहीं है कि ना करें मैं कह रहा हूं तो किसी को डिमोटिवेट करने की कोशिश कर रहा हूं। मेनली मैं ये चीज कह रहा हूं कि आप जिस चीज में बेहतर हैं वही काम कीजिए। हर चीज हर किसी के लिए नहीं होती है। ठीक है। दूसरों का कहने पर या फिल्मों को देखकर तो बिल्कुल भी कोई काम नहीं करना चाहिए। ठीक है। और घर वालों के दबाव में आकर भी आपने प्रिपरेशन नहीं करना है। ठीक है। पेरेंट्स के दबाव में आकर भी आप लोगों को प्रिपरेशन चालू नहीं करनी है कि मैं जा रहा हूँ सिविल सर्वेंट बनने, बिकॉज मेरे पेरेंट्स मुझे कह रहे हैं कि सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम दे दो, तैयारी करो, बेहतर है। ऐसी चीज़ें भी नहीं करनी। और मेरा नेगेटिविटी फैलाने का कोई उद्देश्य नहीं है, सिर्फ यहाँ पर उद्देश्य ये है कि आपको अपनी सही चीज़ें पहचाननी है और सही डायरेक्शन में मूव करना है। और इसीलिए देखिए यहाँ पर इंडिया में क्या है कि एजुकेशन सिस्टम ऐसी है, अपब्रिंगिंग लोगों की, बच्चों की ऐसी है कि उन पर बहुत सारी चीज़ें थोप दी जाती हैं कि आपको यही करना है। राइट। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि लोगों को, स्टूडेंट्स को चॉइस मिलती है यूएस और यूके की तरह कि वट एवर यू वॉन्ट टू डू आफ्टर क्लास 10th यू कैन चूज इट एंड यू कैन गो इन दैट डायरेक्शन। ऐसा यहाँ पर नहीं होता। यहाँ पर 10th के बाद भी कि नहीं, तुम कोटा जा रहे हो, तुम्हें इंजीनियर बनना है एंड यू हैव टू क्लियर दैट। अंडर प्रेशर पूरा एकदम चल रहा है। और इसीलिए यहाँ पर फ्री विल की कमी होने के कारण इनोवेशन भी धीरे धीरे कम होता चला गया। हालांकि अभी फिर धीरे धीरे स्टार्ट हो रहा है, लेकिन उस स्तर का नहीं है जिस स्तर का टैलेंट इंडिया में अवेलेबल है। और इसीलिए ये होता है कि जो क्रीम है, जो टैलेंटेड पीपल हैं, वो बाहर माइग्रेट कर जाते हैं, यूएस यूके की तरफ चले जाते हैं, और इसीलिए इंडिया को इससे बड़ा नुकसान होता है। तो आपको हमेशा ये चीज़ ध्यान रखना है कि आपको अपने चॉइस के हिसाब से काम करना है। अगर आप सिविल सर्वेंट ही बनना चाहते हैं, क्लास 8-9 से ही आपने इस अप्रोच को रखा है कि मुझे सिविल सर्विसेज की तैयारी करनी है, उसी हिसाब से आप उस समय से ही पढ़ाई को अपने डायरेक्शन में चला रहे हैं, तो बेहतर है, बहुत बढ़िया बात है। और आपके सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम को क्लियर करने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा हैं। ठीक है। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें हो गई। आपने मेंटली प्रिपेयर कर लिया अपने आप को, आपने फिजिकली प्रिपेयर कर लिया, इमोशनली प्रिपेयर कर लिया, घर से दूर जाना है, लोगों से कटे कटे रहना है, बिकॉज क्या है कि आप सोशल लाइफ में रहते हुए सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम को क्लियर नहीं कर सकते हैं, बिकॉज यहाँ पर ये सिलेबस बहुत वास्ट है इसका। एवरीथिंग अंडर द स्काई इज इन द सिलेबस ऑफ यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम। ठीक है। जो भी आसमान के नीचे है, वो सारी चीज़ें, जो भी घटनाएं घट रही है, वो सारी चीज़ें, सब कुछ यूपीएससी के सिलेबस में है। तो सब कुछ आप लोगों को पढ़ना है, ऐसा कुछ नहीं है जिसे आप स्किप कर सकते हैं, जिसे आप छोड़ सकते हैं। ठीक है। तो ये इतना अगर प्रोसेस लंबा है, दूसरी चीज़ क्या है कि ये प्रोसेस आपको 1 से 2 साल तो हर हालत में टाइम लेगा ही लेगा, चाहे आप फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्यों ना क्लियर कर लें। ठीक है। फर्स्ट अटेम्प्ट में भी आप क्लियर करते हैं तो 1 साल आपकी प्रिपरेशन में चली जाएगी, दूसरा साल आपका निकल जाएगा प्रोसेस को कंप्लीट करते हुए, पीटी, मेंस, इंटरव्यू, फाइनल रिजल्ट आते हुए दूसरा साल चला जाएगा। तो 2 साल तो आपको हर हालत में देना ही है इसमें समय। और ये मानकर चलिए कि ये 2 साल आपको कंप्लीटली सॉलिटरी कन्फाइनमेंट की तरह रहना है, पूरा अलग थलग कटे उटे से रहना है लोगों से। क्योंकि जहाँ पर आप देखिए, समय बहुत मूल्यवान है, घड़ी के कांटे कभी उल्टे नहीं चलते हैं।
और आप अगर सोशलाइज होते रहेंगे प्रिपरेशन के दौरान, वहाँ पर जाकर उनसे मिल रहे हैं, इससे मिल रहे हैं, चाय पे चर्चा हो रही है, तो ऐसी परिस्थिति में क्या होगी कि आप जिस टाइम में एक बुक के कुछ पेजेस खत्म कर सकते थे, उस समय आप क्या कर रहे हैं, वहाँ खड़े होकर ज्ञानचंद बने हुए दूसरों को ज्ञान दे रहे हैं। तो इस परिस्थिति से भी बचना है, और इसीलिए यहाँ पर इमोशनली आपको स्ट्रांग होना जरूरी है। भावनाओं में बहकर कोई काम नहीं करना है कि भाई वो बुला रहा है तो कैसे नहीं जाएंगे। एक हद तक आदमी को सेल्फिश होना बहुत जरूरी होता है, और इसीलिए यहाँ पर यह भी अनिवार्य है कि आप कुछ हद तक सेल्फिश रहें। नहीं, मुझे मेरे पढ़ाई का टाइम है, मुझे जाना है, बातचीत बाद में देख लेंगे, समय मिला तो ठीक, नहीं मिला तो भी ठीक, बट आई एम गोइंग। तो ये अप्रोच पे आपको चलना पड़ेगा, और आपको हमेशा मोटिवेटेड रहना पड़ेगा। देखिए 2 साल तक आपको इस चीज में एकदम तन मन धन से लगे रहना है। तो ऐसी परिस्थिति में क्या होगी कि जब भी आप यहाँ पर थोड़ा सा समय ज़्यादा लगेगा, या थोड़ा सा लगेगा कि बहुत दिन से एक ही मोनोटोनस लाइफ जी रहे हैं, एक ही तरह से जिए जा रहे हैं, वही किताब, वही सुबह उठना, वही आंख मुंह धोकर किताब लेकर बैठ जाना, पेपर पढ़ना, एक साइकिल सा बन गया है जिसमें फंसे हुए हैं, चले जा रहे हैं, सो चले जा रहे हैं, कुछ बदलाव आ ही नहीं रहा है। कुछ थ्रिल चाहिए, कुछ एडवेंचर चाहिए। तो ऐसे एडवेंचर के चक्कर में बिल्कुल नहीं फंसना है। देखिए मन जो है ना बहुत चंचल है, इधर से उधर भागेगा, और खास करके मन को साधना बहुत ही मुश्किल काम है। और ये जो 800-900 लोग क्लियर करते हैं ना, ये लोग इस चीज में महारथी बन चुके हैं। इन्होंने महारत हासिल कर ली है कि हमें अपने मन को, अपनी इंद्रियों को कैसे कंट्रोल में रखना है, इसीलिए वो लोग क्लियर कर पाए हैं। तो अपने आप को मोटिवेटेड रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। यहाँ पर 1-2 साल के टाइम में ऐसा आएगा कि मोटिवेशन लेवल बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करेगा, बहुत ज़्यादा डिप समय भी आएगा। कभी कभी ऐसा लगेगा कि कहाँ आके फंस गए भाई, बैठे के अकेले रूम में लगेगा कि रो रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या है जीवन। उस समय बुद्धिज्म याद आएगा आप लोगों को कि निर्वाण प्राप्त हो जाए, मोक्ष मिल जाए, इस जीव जंजाल से, इस दुनिया से छुटकारा मिले। तो ऐसी आध्यात्मिक बातें भी दिमाग में आने लगेगी, तो उस चीज़ से भी बचकर रहना आप लोगों को। यहाँ पर क्या है कि जब भी मोटिवेशन आप लोगों को लगे कि कम हो रहा है, तो आप खुद से सवाल पूछ रही हैं, खुद ही इंट्रोस्पेक्ट कीजिए कि आप ये तैयारी क्यों कर रहे हैं, यहाँ पर सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन करने के लिए आए क्यों थे, इस चीज में लगे हुए क्यों हैं, इस चीज से जूझ क्यों रहे हैं। एक तो ये चीज हो जाएगी, तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि भाई मैं यहाँ पर आया क्यों था, इस तैयारी को मैं कर क्यों रहा हूँ। दूसरी चीज क्या है कि आप क्या अचीव करेंगे, ठीक है। तो आपके अचीवमेंट्स क्या होंगे इस एग्जाम को क्लियर करने के बाद। सडनली आप जो है ना, तुम से आप बन जाइएगा। कल तक जो आदमी रिजल्ट आने के पहले तक कर रहे हो ना, क्या टाइम बर्बाद कर रहे हो। सिविल सर्विसेज से कोई मजाक है क्या, सबका थोड़े निकलता है। कहाँ फंस गए हो आकर जीवन में, अच्छा खासा इंजीनियरिंग कर रखा था, अच्छा खासा LLB कर रखे हो, डॉक्टर हो, जो भी प्रोफेशन आपने ले रखा होगा, अकॉर्डिंगली दे विल एड्रेस यू। कि ये सारी चीजें करने के बाद कहाँ फंसे हो, अच्छी खासी नौकरी करते, अच्छा खासा पैसे कमाते, शादी ब्याह करते, कहाँ फंस गए हो आके। एंड सडनली एट 8 PM रिजल्ट्स आर आउट, UPSC की वेबसाइट पर रिजल्ट दिख रहा है, उसमें आपका नाम आ गया। वही आदमी दूसरे दिन कहेगा बहुत मेहनती लड़का था, पता था हमको ये निकालेगा। टोन चेंज होने में लोगों की देर नहीं लगती, एंड सडनली यू विल बिकम अ एलीट। जिस सभा में, जिस जनसभाओं में आपको ना बैठने के लिए नहीं पूछा जाता था ना, वहां पर आप चीफ गेस्ट बनकर पहुंचोगे। जो लोग पहले कहते थे ना कि इस आदमी को बुद्धि नाम की चीज नहीं है, दे विल स्टार्ट टेकिंग सजेशन फ्रॉम यू। वो आपसे आकर आपका मत पूछेंगे, आपसे सजेशंस लेंगे कि इस चीज में करना क्या है, किस तरह से आगे बढ़ना है, क्या होना चाहिए इस चीज में। तो आप
अर्श तक पहुंच जाओगे फर्श से एक झटके में, एक एग्जाम, सिंपल एग्जाम। लेकिन क्या है कि वो एक एग्जाम सिंगल मोमेंट कोई लॉटरी नहीं है, भाग्य का खेल, थोड़ा बहुत होगा तो होगा ऐसा नहीं है, उसमें भी डेडिकेशन चाहिए, मेहनत चाहिए, जी तोड़ मेहनत चाहिए, तब जाकर ये यूपीएससी सिविल सर्विसेज का एग्जाम क्लियर होता है। और उसके लिए आपको हमेशा मोटिवेटेड रहना, खुद का इंस्पिरेशन आना चाहिए कि हाँ भाई मैं क्यों कर रहा हूँ, कैसे करना है, लगे रहना है इसमें, अपना 100% देना। ये सारे मोटिवेशन आपको हमेशा अपने अंदर रखने चाहिए। और जब भी आप लो फील करें तो अपने अंदर से इंट्रोस्पेक्ट करें, ठीक है, आत्ममंथन करें कि क्या मिलेगा मुझे, क्या हासिल कर लूँगा मैं, क्या हमारा स्ट्रेचर होगा, क्या हमारी फैमिली की पोजीशन चेंज होगी, कैसे लोग हमें इलीट समझने लगेंगे, सडनली मैं एक मतलब कि डिसीजन मेकर की पोजीशन पर पहुंच जाऊंगा। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए आप लोगों को तैयारी करनी है, अपने मोटिवेशन लेवल हाई रखना है, तभी जाकर ये चीज़ होगी। उसके बाद क्या इसमें आता है कि आपने जब सोच लिया है कि मुझे यूपीएससी की तैयारी करनी है, सिविल सर्विसेज एग्जाम की तैयारी करनी है, आईएएस बनना है, तो उसके बाद आप लोगों को चाहिए एक राइट स्ट्रैटेजी, ठीक है। राइट स्ट्रैटेजी बहुत जरूरी है, डायरेक्शन लेस दौड़ने से कुछ नहीं होता है, ठीक है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स मिल जाएंगे जो कि पीएचडी की लेवल तक की पढ़ाई कर रहे हैं, तो उतनी सारी किताबें पढ़ जा रहे हैं, लेकिन देना है यूपीएससी सिविल सर्विसेज का एग्जाम, घोंटे जा रहे हैं, लेकिन एनालिटिकल स्किल सही नहीं है, सही से उसको चीज़ों को समझ नहीं पा रहे हैं, बस पढ़े जा रहे हैं। तो यहाँ पर स्ट्रेटजी सही होनी चाहिए, डायरेक्शन आपका सही होना चाहिए, लिमिटेड रिसोर्सेज होने चाहिए, ठीक है। और रिसोर्सेज लिमिटेड रखने के साथ साथ क्या है, उसे टाइम एंड अगेन रिवाइज करते रहना है, रेगुलरली उसे पढ़ते रहना है, तभी जाकर आप इस स्टेज पर पहुंच पाओगे कि आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज क्लियर कर पाओगे। डायरेक्शन लेस दौड़ने से कोई फ़ायदा नहीं होता है। अगर आपका एक प्रॉपर टारगेट नहीं है, एम नहीं है कि किस तरफ हमें पहुंचना है, कितनी दूर तक पहुंचना है, कहाँ पहुंचना है, तो आप इधर उधर किधर भी भागोगे और अंततः कहीं नहीं पहुंच पाओगे। तो इस चीज़ का भी हमेशा ध्यान रखना चाहिए। और ये सिविल सर्विसेज जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ, ये सिर्फ यूपीएससी सिविल सर्विसेज के लिए ही नहीं, ये हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम पर लागू होता है, हर एक चीज़ पर लागू होता है कि आपकी स्ट्रेटेजी सही होनी चाहिए, मोटिवेशन लेवल सही होना चाहिए, इंस्पिरेशन सही होनी चाहिए, प्रॉपर उसको आप एनालाइज करके आगे बढ़ रहे हैं कि क्या मैं चाहता हूँ, कहाँ मुझे पहुँचना है और किस तरह से पहुँचना है, कौन सा राइट पाथ होगा। तो ये सारी चीज़ें हर एक एस्पिरेंट को, चाहे वो किसी भी एग्जाम का हो, उसे चाहिए ही चाहिए। उसके बाद क्या है यहाँ पर राइट स्ट्रेटजी तो आपके लिए चाहिए ही एग्जाम क्लियर करने के लिए, लेकिन आप अगर किसी भी एग्जाम को दे रहे हैं तो वहां पर सिलेबस ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। किसी भी चीज के बारे में अगर आप जानेंगे ही नहीं तो उसके बारे में तैयारी करेंगे कैसे। और सिलेबस क्या है, वो आपका राइट पाथ है, उसमें एक तरह से वो मैप है कि आपको जाना कहाँ है, उसका रूट मैप है। तो अगर आपके पास रूट मैप नहीं है, कोई चीज़, कोई गोल, कोई जगह पे आप पहुंचना चाहते हो, कोई चीज़ अचीव करना चाहते हो, तो उसकी रूट मैप तो चाहिए आपको। अगर मैं यहाँ से दिल्ली जा रहा हूँ तो मुझे नॉर्थ की तरफ जाना है, वेस्ट की तरफ जाना, ईस्ट की तरफ जाना है, साउथ की तरफ जाना, किधर जाना है, ये डायरेक्शन तो प्रॉपर चाहिए, मैप तो चाहिए। अगर ये मैप ही नहीं होगा तो मैं कैसे पहुंचूंगा दिल्ली। और सिलेबस यही चीज है, वो ये रूट मैप दिया गया है कि आपने यहाँ तक पहुंचना कैसे है, और जिसने इसको सही से फॉलो कर लिया वो पहुंच जाता है जगह पे, एंड ही बिकम्स द अचीवर। वहां पर वो लोग पहुंच पर बैठे हुए हैं आपके डेस्टिनेशन पर, रूट मैप जिन्होंने दिया है ना, वो डेस्टिनेशन पर आपका अवार्ड लेकर बैठे हुए हैं। क्या है अवार्ड? आपकी ज्वाइनिंग लेटर, selection in the services, and those aspirants who will reach over there, they will be selected, they will
गेट इनटू द सर्विसेज। तो सिलेबस आपका रूट मैप है। तो रूट मैप अगर अच्छे से नहीं पता होगा तो आप उस डगर पे, उस पथ पे चलेंगे कैसे? ये चीज़ भी आप लोगों को ध्यान रखनी है, ठीक है। उसके बाद एग्ज़ाम के पैटर्न को सही से समझना बहुत ज़रूरी है। एग्ज़ाम का पैटर्न मैं डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो नेक्स्ट वीडियो में डिटेल्ड में एग्ज़ाम के पैटर्न को समझने के लिए और बाकी चीज़ों को समझने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और ऐसे ये जो ओरिएंटेशन क्लास चल रही है ये पूरा एक सीरीज़ है, और ये सीरीज़ पूरा लास्ट तक कि आपको इंटरव्यू में कैसे तैयारी करनी है, मेंस की कैसे तैयारी करनी है, क्या ऑप्शनल सब्जेक्ट सेलेक्ट करना चाहिए, किस तरह से सेलेक्ट करना चाहिए, ये सारी स्ट्रेटजी मैं बताऊंगा। और ये आपको अपना डिसीजन लेने में, अपने लिए निर्णय करने में बहुत ही हेल्पफुल होगा, बहुत ही मददगार होगा। तो ये आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आखिरी तक ये पूरी जानकारी आप लोगों को मिल पाए। स्पेशली वो स्टूडेंट्स जो अभी ग्रेजुएशन फाइनल ईयर में हैं या जस्ट ग्रेजुएशन पास किए हैं और इस एग्ज़ाम की तैयारी करने की सोच रहे हैं, उन लोगों के लिए ये वीडियो, ये पूरी सीरीज़ बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाली है। ये आपकी बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर दे देगी और आपकी बहुत सारे कन्फ्यूजन्स यहाँ से क्लियर हो जाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और यहाँ पर देखें, अगर बात करें तो एग्ज़ाम के पैटर्न को सही से समझना ज़रूरी है। एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है? एग्ज़ाम का पैटर्न है ट्रैप, यानी कि चक्रव्यूह। और चक्रव्यूह को तोड़ने के लिए चक्रव्यूह की संरचना समझनी बहुत जरूरी है, ठीक है। और ये चक्रव्यूह है 3 लेवल का, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। और ये तीनों चक्रव्यूह के तीनों गेट आपको तोड़ने हैं, खोलने हैं, जैसे भी आपको पार करना है, तभी जाकर आप जगह तक, डेस्टिनेशन तक पहुंच पाएंगे और सर्विसेज में पहुंच पाएंगे। तो ये चीज़ ध्यान रखना है कि एग्ज़ाम का पैटर्न सही से समझना है। जैसे कि प्रीलिम्स है, क्वालिफायर है, 2 पेपर हैं, पेपर 1, पेपर 2, एक जीएस का है, एक सीसेट का है, जनरल एप्टीट्यूड का। उसके बाद मेंस में अगर आप जाते हैं 9 पेपर हैं, 2 क्वालिफायर हैं। उसके बाद 7 पेपर ऐसे हैं जिसके कि आपके मार्क्स जोड़े जाएंगे, उसमें से एक ऐसे है। 4 जीएस पेपर हैं और 2 ऑप्शनल पेपर हैं। ऑप्शनल सब्जेक्ट एक ही है, उसके पेपर 1 और पेपर 2 होते हैं। ये सारी चीज़ें डिटेल में मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। उसके बाद पीटी है, पर्सनालिटी टेस्ट। एक पीटी शुरुआत में है, प्रिलिमिनरी टेस्ट, दूसरा है पर्सनालिटी टेस्ट। इंटरव्यू नाम की कोई चीज़ नहीं होती है सिविल सर्विसेज में। बहुत लोग कहते हैं इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम, ये प्रोग्राम, वो प्रोग्राम, इंटरव्यू होने वाला है। पर्सनालिटी टेस्ट होने वाला है। इंटरव्यू इज फॉर रिजेक्शन वाइल पर्सनालिटी टेस्ट इज फॉर सिलेक्शन। रिजेक्शन का फेज आपका मेंस तक में ही खत्म हो जाता है, ठीक है। मेंस एग्जाम के बाद आपकी बहुत सारी चीज़ें सिर्फ एनालाइज की जाती हैं पर्सनालिटी टेस्ट में कि आपका अप्रोच कैसा है, आपकी एटीट्यूड कैसी है, आपकी डिसीजन मेकिंग कैसी है, आपका इमोशनल कोसेंट कैसा है, आपका आईक्यू कैसा है, ये सारी चीज़ें देखी जाएंगी। जो नॉलेज चेक करना था उन्होंने ऑलरेडी प्रीलिम्स और मेंस एग्जाम में चेक कर लिया है, ठीक है। नाउ दे आर नॉट गोइंग टू चेक योर नॉलेज इन द इंटरव्यू। फिर मैं भी इंटरव्यू बोलने लगा, देखिए मतलब ऐसी प्रथा चली आ रही है, ऐसा लोगों ने इस चीज को बना दिया है कि टाइम एंड अगेन सब के सब उसको इंटरव्यू ही कहते हैं, इंटरव्यू के अलावा कुछ कहते ही नहीं है, जबकि है पर्सनालिटी टेस्ट। और यही चीज यहाँ पर डिफरेंट बनाती है इंटरव्यू से पर्सनालिटी टेस्ट को, कि यहाँ पर आपकी साइकोलॉजी स्टडी की जाएगी, आपका अप्रोच स्टडी किया जाएगा, आपकी डिसीजन मेकिंग टेक्निक्स स्टडी की जाएगी, हाउ इंस्टेंटली यू रिएक्ट, किस तरह से आप रिएक्ट करते हैं, किसी भी परिस्थिति को आप कैसे हैंडल कर पाएंगे, ये सारी चीज़ें पर्सनालिटी टेस्ट में देखी जाएंगी। और इसीलिए इसका नाम पर्सनालिटी टेस्ट है, इंटरव्यू नहीं है। और यहाँ पर कंप्लीटली अप्रोच चेंज हो जाता है, कंप्लीटली जो इसकी प्रिपरेशन की तरीके होते हैं वो चेंज हो जाते हैं। आपको बहुत सारे ऐसे स्टूडियस स्टूडेंट्स मिलेंगे सिविल सर्विसेज एग्जाम में जिन्होंने कि मेंस में बहुत ज़्यादा नंबर ला रखे हैं, बट उनकी इंटरव्यू के मार्क्स देखेंगे पूरा नीलबटा सन्नाटा, एकदम एवरेज से भी बिलो एवरेज में बैठे हुए हैं इंटरव्यू के मार्क्स लेके, पर्सनालिटी टेस्ट के मार्क्स लेके।
तो ऐसा क्यों होता है? बेसिकली क्योंकि वहां पर वो नॉलेज नहीं टेस्ट कर रहे हैं, वो आपकी ओवरऑल पर्सनालिटी स्टडी कर रहे हैं, और इसीलिए यहां पर ये चीज बदल जाती है। राइट। तो यहां पर पैटर्न भी समझना जरूरी है एग्जाम का, और एग्जाम के पैटर्न को डिटेल में डिस्कस किया जाएगा आने वाले वीडियोस में। उसके बाद बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं कि क्या करेंगे कि सीधा तैयारी करनी चालू करी और पहुंच गए एकदम हाई फाई बुक्स पे, जो कि जरूरी नहीं है। सबसे पहले क्या है कि ग्रास रूट लेवल से एनसीईआरटी से चालू करनी चाहिए, और यहीं से चालू लोग नहीं करते हैं, जिसके कारण कि सही फाउंडेशन नहीं होता है, सही अप्रोच नहीं होता है, सही कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी नहीं होती है। तो यहां पर देखिए, आप अगर किसी भी पेड़ पर चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, तो ऐसा तो है नहीं कि वो पेड़ पर डायरेक्ट आप यहीं पर पहुंच जाएंगे। आपको चालू करना पड़ेगा रूट के पास से ही, जड़ के पास से ही, और धीरे धीरे आप ऊपर चढ़ेंगे। तो यहां पर यही चीज डिफरेंट हो जाती है कि जो आपकी एनसीईआरटी है वो बेस है, रूट है, फाउंडेशन है, ठीक है। और उसके बाद अगर आप कह रहे हैं कि लक्ष्मीकांत है, ठीक है, सविंदर सिंह है, तो ये सारे किताब हो गए हैं टॉप पे। तो यहां तक आपको ग्रेजुअली पहुंचना है। ऐसा नहीं है कि जैसे एक स्टूडेंट आया मेरे पास, बोला कि सर पूरी बुक लिस्ट दे दीजिए, सारी किताबें मैं खरीद लेता हूं, मैं पढ़ जाऊंगा और मैं प्रिपरेशन कर लूंगा। मैंने सीधा उससे पूछा कि एक दिन में घर बनाया जा सकता है क्या? या जब आप घर बनाना चालू करते हो तो ऐसा थोड़ा ही है कि सारी चीजें आप जो भी फ्रॉम स्टार्ट टू एंड, शुरुआत से लेके अंत तक, समाजवादी पार्टी की टोटी तक साथ में ही ले आते हो? तो नहीं, ऐसी चीजें नहीं है। जैसे जैसे जरूरत होती है लोग वैसे वैसे चीजों को लाते हैं। और किताबें जो हैं, आप अगर एक बार में ढेर लगा देंगे तो किताबों का ढेर इतना ज्यादा हो जाएगा कि फिर आप डर जाएंगे। फिर एक बार 1 मिनट आप इस पेज तक देखेंगे कि कितना मुझे पढ़ना है, और 5 बार उधर देखेंगे, 5 मिनट तक ध्यान उधर भटका रहेगा कि इतना सारा ढेर अभी बाकी है। इसीलिए बेबी स्टेप्स लेना है, बच्चों की तरह धीरे धीरे आगे बढ़ना है। एक किताब लाए, जिसकी क्लासेस चल रही है, जिसकी पढ़ाई कर रहे हैं, जिसका टेस्ट देना, अकॉर्डिंगली आपको मूव करना, उस किताब को उठाना है, उस किताब को लाना है, पढ़ना है, खत्म करना है। और पुरानी जो किताबें हैं, जो चीज अभी चल रही हैं, वो जब तक खत्म नहीं होती अगली किताब खरीदना भी नहीं है, क्योंकि वो फिर आके आगे आपके सामने बैठा रहेगा और वो आपके अंदर टेंशन क्रिएट करता जाएगा, बचा हुआ है, बचा हुआ है, कैसे करें, क्या करें। तो ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। स्टूडेंट्स बहुत बार ये गलती कर जाते हैं कि जो स्टूडेंट्स, जो एस्पिरेंट्स पहले से तैयारी कर रहे हैं, उनके पास जाएंगे कि हाँ सर ये बताइए कि ये पॉलिटी के कौन कौन से किताब हैं, इकोनॉमिक्स के कौन कौन से हैं, इथिक्स के कौन कौन से पढ़ने हैं, हिस्ट्री के क्या क्या लगेंगे, एंशियंट, मिडेवल, मॉडर्न, आर्ट एंड कल्चर, ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, लंबी लिस्ट है। अगर किताब की ढेर लगाया जाए तो लंबी लिस्ट है। सारा कुछ पूछ लेंगे, लिख लिया, एक बार एक बोरा लेके गए, ठेले पे लादा, ले आए, अब बस बैठ के उसे देख रहे हैं। करना तो है, कर डालेंगे। अरे भैया कैसे कर डालेंगे? पहले ही तो आपने उसको एक असुर की तरह लाकर खुद सामने बिठा लिया है। अब वो मुंह बाए सामने आपके बैठा हुआ है, आप पे ताक रहा है तीखी नजरों से। वही है, धीरे धीरे आप आगे बढ़ते, एक एक किताब लाते, पढ़ते जाते, और पढ़ी हुई किताबों का आप जब ढेर लगाते ना साइड में, तो आपका मोटिवेशन लेवल बूस्ट होगा, आपकी एनर्जी लेवल बढ़ती जाएगी, आपके अंदर एक अलग टाइप का कॉन्फिडेंस लेवल आएगा कि इतना मैंने खत्म कर लिया, आज ये लेके आया हूं, इसको भी जल्दी से खत्म करूंगा, एंड आई विल लेट इट टू ज्वाइन दैट पाइल अप। तो ये चीजें आपको मोटिवेट करेगी। करना अपने वही चीज है, बस अप्रोच दूसरा है। जैसे कि एक बहुत फेमस कहावत है ना, इंग्लिश में सेइंग है कि सक्सेसफुल पीपल डजंट डू डिफरेंट थिंग बट दे डू थिंग्स डिफरेंटली। ठीक है, सो
द सक्सेसफुल एस्पिरेंट्स ऑल्सो स्टडी द सेम बुक्स, but their approach to finish off those materials, study materials and books is different. They don't use to pile up that stack of book at once. एक ही बार में वो किताबों का ढेर लाकर नहीं लगा देते हैं, वो लाते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, खत्म करते रहते हैं, उनका मोरल बूस्ट होता रहता है, मोटिवेशन आते रहती है, इंस्पिरेशन बढ़ता रहता है, और इस तरह से वो अपना काम समय से निपटा लेते हैं और बहुत अच्छे तरीके से निपटा लेते हैं। उनको कोई हड़बड़ी नहीं होती है, एकदम प्रेम से आराम से किताबें खत्म करते जा रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज क्या होती है ना, छोटी चीजें देखकर ना, पतली किताबें देखकर, कम साइज देखकर आदमी का काम तेज हो जाता है। क्यों? उनके अंदर ये एक मोटिवेशन लेवल आ जाता है कि मैं इसे जल्दी से खत्म कर लूंगा, इतना ही तो बचा हुआ है। लेकिन ढेर देखकर, मोटी किताबों की साइज देखकर आदमी डर जाता है कि पता नहीं कितना टाइम लेगा, और उसके माइंड का एक हिस्सा उसी चीज पे स्टक कर जाता है, वहीं पर अटक जाता है। बहुत ज़्यादा पढ़ा हुआ है, बहुत सारी चीज़ें पढ़नी, और इसी चीज से लोगों को बचना चाहिए, इसी चीज को लोगों को अवॉइड करना चाहिए। नहीं तो क्या होगा कि फिर लोग फंस जाएंगे। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। कभी भी एनसीईआरटी से चालू करना है। एनसीईआरटी प्रोवाइड करेगा आपको फाउंडेशन। और एनसीईआरटी फाउंडेशन कैसे प्रोवाइड करेगा? देखिए, जब सिलेबस होता है ना, तो सिलेबस जो है उसमें आपको वन वर्ड टाइप चीजें मिलेंगे कि हाँ भाई, जियोमॉर्फिक प्रोसेस पढ़ना है, उसके बाद फिर आप लोगों को मुगल एम्पायर पढ़ना है, ये चीजें पढ़नी है। इस तरह से सिलेबस वन वर्ड में मिलेगा। यही वन वर्ड की चीजों को एनसीईआरटी में क्या मिलेगा कि आपको 2 to 3 लाइन्स, 4 लाइन्स, जो भी आप कह लो, उतने में इसका इलेबोरेशन होगा, एक्सपेंशन होगा, इतना बढ़ा कर देंगे। तो ये क्या हुआ, ग्रेजुअली आप बढ़ रहे हो। पहले आपने सिलेबस सही से देख लिया, उसके बाद उस वन वर्ड के जो भी कीवर्ड्स थे उसके बारे में आपने 3 से 4 लाइन में जाना। अब उसकी डिटेलिंग आएगी जो रिनाउंड बुक्स हैं, रेफरेंस बुक्स हैं, उनसे। अब वो रेफरेंस बुक्स में क्या होगा कि ये जो 3 से 4 लाइन में जो डिटेलिंग थी ना, ये 3 से 4 पैराग्राफ्स में आ जाएंगी। तो ये इस तरह से ये अप्रोच होगा तो क्या होगा, ग्रेजुअली आपका नॉलेज इंक्रीज कर रहा है, आपको फाउंडेशन मिल रहा है, तो आप हड़बड़ाएंगे नहीं। प्लस क्या है, कोई भी चीज़ आपको एकदम अतरंगी नहीं लगेगी, अलग सी नहीं लगेगी, आउट ऑफ द ब्लूज नहीं निकल कर आएगा। और इसी के कारण यहाँ पर होगा क्या कि आपकी प्रिपरेशन बेटर होगी, आपकी तैयारी बेहतर रहेगी, आप ग्रेजुअली मूव करोगे। और इसी को कहते हैं यहाँ पर क्या, बॉटम अप अप्रोच। नीचे से शुरू करना है और धीरे धीरे ऊपर तक जाना है। ठीक है, तो ये चीजें यहाँ पर ध्यान रखना, और इसीलिए एनसीईआरटी से शुरुआत करनी है। और यहाँ पर एक चीज और ध्यान देना है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे टाइम एंड अगेन पूछते हैं कि क्या सर मैं जॉब के साथ प्रिपरेशन कर सकता हूँ? ऑब्वियसली कर सकते हैं जॉब के साथ प्रिपरेशन। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं कि लोगों ने जॉब करते हुए प्रिपेयर किया है और क्लियर भी किया है आसानी से। बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं सर अभी तो ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रहा हूँ, तो क्या मैं प्रिपेयर कर सकता हूँ? करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? आराम से कर सकते हैं। ग्रेजुएशन की पेपर पढ़ाई करने में, प्रिपेयर करने में कितना टाइम लगेगा आप लोगों को? ग्रेजुएशन के पेपर्स आराम से प्रिपेयर हो जाते हैं। और आप लोग अगर डेडिकेटेड तरीके से 5 से 6 घंटे तक भी अगर पढ़ लेते हैं, और ये 5 से 6 घंटे में कुछ भी और नथिंग एल्स शुड बी इंक्लूडेड, नथिंग एल्स शुड बी इंक्लूडेड, इस 5 से 6 घंटे की डेडिकेटेड पढ़ाई में और कुछ नहीं इंक्लूडेड होना चाहिए। 3 घंटे सुबह निकालिए, 3 घंटे शाम को निकालिए। वही अगर क्रिकेट खेलने की बात हो ना, तो सब कुछ करके भी लोगों के पास समय निकल आता है। आजकल क्रिकेट का प्रचलन कम हो गया, पबजी की बात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर जॉब के साथ भी लोग प्रिपेयर कर सकते हैं, कर रहे हैं, क्लियर भी कर रहे हैं। ग्रेजुएशन खत्म होते के साथ उसी ईयर में, जिस ईयर में ग्रेजुएशन की एग्जाम दी है, लोगों ने प्रिपेयर करके और उसी साल सिविल सर्विसेज की एग्जाम में अपीयर किया है और क्लियर भी किया है। तो ऐसे भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। तो ये यहाँ पर कोई ज़रूरत की चीज़ नहीं है कि लोग
क्या कहते हैं, क्या करते हैं, आपका अपना इंस्पिरेशन होना चाहिए, आपका अपना अप्रोच होना चाहिए, आपकी अपनी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। वन साइज फिट्स ऑल का फंडा यहाँ पर नहीं चलता है, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में नहीं चलता है, और इसीलिए सिलेक्टिव लोग निकलते हैं। ठीक है, ग्रेजुएशन के साथ भी आप प्रिपेयर कर सकते हैं, जॉब के साथ भी आप प्रिपेयर कर सकते हैं। लिमिटेड सोर्सेज होने चाहिए सबसे पहली चीज। देखिए मार्केट में मटेरियल इतना ज़्यादा है, स्टडी मटेरियल किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, कि अगर एक सेट ही सारे मटेरियल का एक एक कॉपी ही उठा लिया जाए तो इतना काफ़ी हो जाता है कि उससे एक आदमी फूंक दिया जाए। इसीलिए सोच समझकर आप लोगों को मटेरियल सेलेक्ट करना है, सोच समझकर सोर्सेज सेलेक्ट करने हैं, सही सोर्सेज पढ़ने हैं, एक ही सोर्सेज को पढ़िए। और यहाँ पर क्या है कि 10 किताबें एक बार पढ़ने से बेहतर है ना कि आप एक किताब को 10 बार पढ़िए, आपकी इंफॉर्मेशन कंसोलिडेट होगी, आपकी जानकारी बढ़ेगी, आपका परफॉर्मेंस बेहतर होगा, ना कि आप 10 किताबों से चीज़ें एक एक बार पढ़ रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर ये भी फैक्टर होता है कि जो किताबों में इंफॉर्मेशन होता है ना वो तो सेम होता है, चलिए सही बात है, लेकिन लैंग्वेज जो है वो चेंज होते जाता है। और इसी के कारण क्या होगा कि आप एक लैंग्वेज से, एक स्टाइल ऑफ राइटिंग से फेमिलियर नहीं हो पाएंगे, क्योंकि आप 10 डिफरेंट तरह की किताबें पढ़ रहे हैं, और इसी के कारण आपको चीज़ें याद नहीं रहेगी, चीज़ें सही से समझ में नहीं आएंगी, और आपका रिटेंशन ज़्यादा देर का नहीं रहेगा, और आप लूजिंग इट में पहुंच जाएंगे। लेकिन आप एक ही किताब को अगर टाइम एंड अगेन 10 बार पढ़ते हैं तो एक समय ऐसा आएगा ना कि आप उस किताब को जब पलटेंगे, उसकी ऊपर की हेडिंग देखेंगे एंड एवरीथिंग विल फ्लैशबैक इन योर माइंड, सारी कुछ उसकी चीज़ें आपको तुरंत याद आ जाएंगी। और इसीलिए एक ही किताब को बार बार पढ़ना जरूरी होता है। हाँ, ये सही बात है कि एक ही बुक में ऐसा हो सकता है कि सारी चीज़ें ना मिले, कुछ कुछ चीज़ें आपको ऐड करनी पड़े, तो एक बुक को एंकर बुक बनाइए, फाउंडेशन बुक बनाइए, और उसके बाद जो चीज़ें उसमें कम पड़ रही हैं, जो चीज़ें घट रही हैं, वो आप दूसरी जगह से ऐड कर सकते हैं। जैसे पॉलिटी की अगर बात करें तो स्टूडेंट्स जनरली एम लक्ष्मीकांत पढ़ते हैं, लेकिन क्या है, एम लक्ष्मीकांत पढ़ने के साथ साथ रेफरेंस के लिए आपको पीएम बख्शी भी चाहिए, डीडी बासु भी चाहिए, सुभाष कश्यप भी चाहिए। और ये चीज़ें क्यों चाहिए? जस्ट फॉर रेफरेंस, कि जो चीज़ें एम लक्ष्मीकांत में नहीं मिल पा रही हैं, जिसका बेटर एक्सप्लेनेशन एम लक्ष्मीकांत में नहीं है, वो चीज़ें हमें यहाँ से ऐड अप कर लेनी है अपनी स्टडी नोट्स में। अपना जो नोट्स हम लोग बना रहे हैं, जो चीज़ें नोट्स प्रिपेयर करके रिवीजन के लिए रख रहे हैं, उसमें डाल देना है। तो ये अप्रोच होना चाहिए, ना कि एक बार एम लक्ष्मीकांत पढ़ लिए, एक बार डीडी बासु पढ़ ली, एक बार पूरी कवर टू कवर सुभाष कश्यप पढ़ ली, एक बार कवर टू कवर पीएम बख्शी पढ़ ली। कवर टू कवर एक बुक पढ़ना है, उसमें जो चीज़ें कमी है उसे वहाँ से दूसरी किताबों से लाकर यहाँ पर ऐड करना है, और उसे ही एंकर बुक, एक बुक को रखना है और बार बार पढ़ना है। और इतनी बार पढ़ना है कि पिक्टोरियल मेमोरी हो जाए, एकदम फोटोग्राफिक मेमोरी, की पेज के ऊपर देखे और अंदर का सारा कंटेंट अपने दिमाग में तुरंत आ जाए। तो ये अप्रोच रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर ये तो हो गई ओरिएंटेशन क्लास की पहली जो क्लास थी, अपनी वीडियो थी, यहाँ पर मैं फिनिश ऑफ करता हूँ। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन भी दबा दें, ताकि जब भी हम नई वीडियोस डालें तो उसकी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचती रहे। और करेंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट इस तरफ है, उसे भी आप देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।